Students, today we will cover connected motion and contact forces between the blocks. Two topics we are going to cover today of this chapter, laws of motion. One is connected motion and second is contact force between the blocks. So before starting these topics, I should tell you what we have covered. इस चैप्टर में हम फोर्स को कवर कर चुके हैं. फोर्स क्या होता है? बेसिकली फोर्स एक पुश और पुल की फॉर्म में एक्सटर्नल इफेक्ट होता है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है. पोजीशन को चेंज करने का मतलब होता है कि बॉडी कैन बी ब्रॉट टू मोशन और बॉडी कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट. इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट. इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट कैन बी ब्रॉट इनटू द मोशन. मतलब फोर्स इज द कॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन. कोई भी बॉडी के मोशन में प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है. इसके बाद हमने लॉ ऑफ इनर्शिया की कुछ बात की, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया और न्यूटन सेकंड लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, जिसमें हमने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी को मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मोमेंटम आ जाता है. और जब ये मोमेंटम चेंज होता है तो नेचुरल सी बात है कि फोर्स लगता है. मतलब फोर्स चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ती है और वो फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मींस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल. और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं dp/dt. और फोर्स की वैल्यू ma के इक्वल भी होती है. ओके, इतना हमने कर लिया था. इसके बाद मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आपको बताया था कि अगर हमारे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे. उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी सिंपल. इट टॉक्स अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन. मतलब जब भी दो फोर्स लगते हैं तो वो पेयर में लगते हैं. एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाती है दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाती है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन को भी डिस्कस किया था, जिसमें एक था मेरा वॉकिंग ऑन द ग्राउंड और दूसरा था हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम. ऑलराइट, इसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट की वजह से एपरेंट वेट में चेंज होता है. मतलब मैं जब बात करता हूँ फोर्स की तो वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स. जो किसी भी बॉडी का वेट है या हमारा वेट है वो एक तरह का फोर्स है और उसकी वैल्यू चेंज होती है जब हम लिफ्ट में ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं. तो मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए थे कि अगर हम लिफ्ट में एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे तो हमारा वेट कम होगा, अगर हम लिफ्ट में एक्सेलरेशन से ऊपर आएंगे तो हमारा वेट ज़्यादा होगा, अगर हम लिफ्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाएंगे तो हमारे एपरेंट वेट में कोई चेंज नहीं होगा, अगर फ्री फॉल होगा तो एपरेंट वेट 0 हो जाएगा. तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, कनेक्टेड मोशन. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, कई बार हमें बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए उसको एक्सेस करना पड़ता है, उस तक जाना पड़ता है और ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता. जैसे मान लीजिएगा कोई 1 मीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है और वो मेरे लिए अप्रोचेबल नहीं है, तो मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा रोप से और मैं रोप पर फोर्स लगाऊंगा. तो रोप पर फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, वो बॉडी डिस्प्लेस होके आ जाएगी. तो सिंपल सा आप फंडा, एक कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करें. जो कनेक्टेड मोशन है, इट इज रिगार्डिंग द मोशन ऑफ बॉडीज through strings, ropes, springs and so on. मतलब जैसे सिंपल सा फंडा है, मैंने इसको m मास का कोई ब्लॉक है और इसको मैंने क्या किया, इस m मास के दूसरे ब्लॉक से, ये दूसरा, ये मान लो A ब्लॉक है और ये B ब्लॉक है, इसका मास m/2 है, इनको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इसको F फोर्स लगा के इधर मैं पुल कर रहा हूँ. तो अब आपको ध्यान देना है कि जो स्ट्रिंग होती है वो ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग पुल्स, स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग की हेल्प से अगर हम दो ब्लॉक को बांध देंगे एक दूसरे से और जब एक ब्लॉक पर फोर्स लगा के उसको खींचेंगे तो ये ब्लॉक बी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बी को खींच रहे हैं और बी से ए बंधा हुआ है,
ए इज कनेक्टेड टू बी, तो ए भी खींचा चलाएगा। क्यों खींचा चलाएगा? अब फोर्स तो हम बी पर लगा रहे हैं, ए क्यों चलाएगा? क्योंकि ए बी से कनेक्टेड है थ्रू स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में एक ऐसा फोर्स बिल्डअप हो जाता है जिसको कि हम टेंशन बोलते हैं। टेंशन का मतलब होता है टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग। ये टी इज ए काइंड ऑफ टेंशन, दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। फोर्स ऑफ टेंशन भी हम इसको बोलते हैं, और इट इज ड्यू टू टाइटनेस ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही ज़्यादातर हम यूज़ करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में, हम स्ट्रिंग का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आप समझे, जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? खिंच जाएगी। तो खिंच जाएगी तो क्या होती है, स्ट्रिंग जब खिंच जाती है तो वो पुल करती है सभी चीज़ों को। तो क्या होगा, इसको ये ऐसे पुल करेगी, इधर फोर्स लगेगा, और इस बी को ये ऐसे पुल करेगी। तो ये फोर्स हो गया टेंशन का, और ये फोर्स भी हो गया टेंशन का। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप ध्यान रखें। अगर दो ब्लॉक को स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्ट किया हुआ है तो पूरी स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर सेम टेंशन होता है, और उसकी वैल्यू हर पॉइंट पर इक्वल होती है, और वो ब्लॉक पे, मतलब टेंशन इज डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग एंड इट इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। टेंशन स्ट्रिंग में डेवलप हुआ है और वो ब्लॉक पर लग रहा है, और वो ब्लॉक से अवे लगता है, क्योंकि स्ट्रिंग पुल करेगी। अब ये स्ट्रिंग अगर इसको पुल करेगी तो ये इधर ही ना फोर्स लगाएगी, इधर फोर्स लगाएगी, और यही ये स्ट्रिंग अगर इसको पुल करेगी तो ये इधर फोर्स लगाएगी। ऑलवेज द फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग acts away from the block because this is the nature of string that it pulls। हम रोप क्लाइंबिंग करते हैं, सपोज रोप को बांध के रखा हुआ है किसी हाइट पे और हम रोप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो रोप क्लाइंबिंग करने से क्या होता है, हम उस पर नीचे फोर्स लगाते हैं। आपने देखा होगा, हम नीचे फोर्स लगाते हैं, उसको नीचे से पकड़ के रखते हैं, नीचे फोर्स लगाते हैं, तो उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो हमें रोप के अलोंग ऊपर लेके जाता है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग का जो फोर्स है, टेंशन का जो फोर्स है, जब वो प्रोड्यूस हो जाता है स्ट्रिंग के अलोंग, तो वो एक ही स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म होता है और वो हमेशा ब्लॉक से अवे होता है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो जरा, अच्छा, हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो आइडियल स्ट्रिंग होगी, और ये स्ट्रिंग कैसी होगी? स्ट्रिंग इज मासलेस, मतलब उसका खुद का कोई मास नहीं है। ऐसी भी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जिनका मास है, लेकिन अभी हम स्ट्रिंग मासलेस लेके चलेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये m/2 मास का ब्लॉक है, इसको हम F फोर्स से इधर खींच रहे हैं, और स्ट्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन A इधर डेवलप हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल FBD बोलते हैं। अगर मैं B की बात करूं तो B पर जो फोर्स लग रहे हैं, B का मास कितना है? m/2। इस B पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स टेंशन का इधर लग रहा है, और ये B A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। ओके, तो B A एक्सेलरेशन से जब इधर जा रहा है तो कौन बड़ा? बताओ जरा, ये लेफ्ट में जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो कौन बड़ा, F या T? ऑब्वियसली F बड़ा। अगर इसको इधर 10 आदमी खींच रहे हैं और इधर 5 आदमी खींच रहे हैं, तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा? F माइनस टी इज इक्वल टू m/2a। F इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकेंड लॉ हमने स्टूडेंट्स यूज कर लिया, F इज इक्वल टू ma, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स क्यों हो गया? क्योंकि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। तो स्टूडेंट्स से ध्यान रखें कि जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उनके डिफरेंस के बराबर होता है। सो F माइनस टी इज इक्वल टू m/2a। और अगर मैं A की बात करूं तो A पर कितने फोर्स लग रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है, टी टेंशन का। अब m मास है इसका, तो इस पर केवल दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट इट विद एक्सेलरेशन a। सो t इज इक्वल टू क्या हो गया? ma। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम टेंशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कनेक्टेड मोशन का कंसेप्ट चलेगा। हम किसी ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को डिस्कस करेंगे उस डायरेक्शन में जिसमें उसमें एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का जो रिजल्टेंट है वो हम ma के इक्वल लिख देंगे, और इस तरह से FBD से इक्वेशन लिखी जाएगी, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, हमारा
टेंशन आ जाएगा, हमारा टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो एक मैंने सिंपल वे में आपको समझा दिया कि कैसे भाई कैसे कनेक्टेड मोशन में टेंशन काम करता है। तो अब जो प्रॉपर है, जो कनेक्टेड मोशन जो कॉमनली यूज़ होती है वो होती है स्ट्रिंग पुली सिस्टम में। किसमें यूज़ होती है? स्ट्रिंग पुली सिस्टम में। तो ये स्ट्रिंग पुली सिस्टम होता क्या है? लेट मी ड्रॉ दिस हियर। ये हमारी कोई पुली है। पुली इज ए सिस्टम विच कैन रोटेट, ओके। और इस पुली के ऊपर हमने ये एक ब्लॉक m1 मास का वाउंड किया हुआ है और ये m2 मास का, ठीक है। और ये हमारी क्या है? ये पुली है, ओके। पुली से ये सस्पेंड है, ऐसे पुली से मतलब पुली इज फिक्स्ड, pulley is fixed and there is a string which connects two blocks m1 and m2. string is wound over the pulley. तो अगर मेरा if m2 is greater than m1, m2 is greater than m1, तो क्या होगा? ये m2 नीचे आएगा और ये m1 ऊपर जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखना, जब हम वेट लटकाएंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा और चूंकि ये एक ही स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम होने वाला है हमारा, ओके। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि ये कनेक्टेड मोशन है और कनेक्टेड मोशन का एक और फीचर होता है कि जितना डिस्टेंस ये इधर आएगा, नीचे उतरेगा, उतना ही m1 ऊपर जाएगा। जितनी स्ट्रिंग नीचे रिलीज होगी उतनी ऊपर कंज्यूम हो जाएगी। जितनी वेलोसिटी से m2 नीचे आएगा उतनी वेलोसिटी से m1 ऊपर जाएगा। तो क्या मतलब हो गया? जितने एक्सेलरेशन से m2 नीचे आएगा उतने एक्सेलरेशन से m1 ऊपर जाएगा, बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड एंड देयर इज ए कांस्टेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग थ्रू आउट। तो अब आप देखो, मान लो ये A ब्लॉक है और ये B ब्लॉक है, तो ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो अब अगर मैं इसमें देखूं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कितने फोर्सेस इस m1 ब्लॉक पे लग रहे हैं? इस m1 ब्लॉक पे एक तो इसका वेट नीचे लग रहा है, दैट इज m1g, और स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर हो गई, ओके। अब इस पर m2g नीचे लग रहा है और स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर हो गई। मैंने आपको क्या बताया? टेंशन हमेशा ब्लॉक से अवे लगेगा और स्ट्रिंग के अलोंग होगा, मतलब स्ट्रिंग पुल करेगी। स्ट्रिंग की टेंडेंसी हमेशा ब्लॉक को, बॉडी को पुल करने की होगी, तो ये ऊपर पुल करेगी और ये वाली स्ट्रिंग भी इसको ऊपर पुल करेगी। अब ये ब्लॉक किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है m2 और m1 ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ, न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन, F इज इक्वल टू ma, F is the resultant force which is equal to ma। तो for m1 अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगा? अब बताओ, m1 के लिए m1 कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा हुआ कि नीचे वाला फोर्स बड़ा हुआ? जब ये m1 ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा हुआ, तो T इज ग्रेटर देन m1g। तो टोटल कितना हो गया? T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। नाउ फॉर m2 के लिए भी हम लिख सकते हैं। अब m2 नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और 2। कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो मेरा m1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया? ऐसे m1g नीचे और इसमें टेंशन ऊपर और ये ऊपर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो गया? m2g नीचे और t ऊपर, ये नीचे a एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? कनेक्टेड मोशन में टू फाइंड t एंड a, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हमें कैलकुलेट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 + 2 हम कर देते हैं, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल, सो ये हो गया m2 माइनस m1g इज इक्वल टू m2 प्लस m1a। सो a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g, ओके। सो ये इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ड्राइव हो गया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको एज इट इज पूछ लेते हैं कि डिस्कस द कनेक्टिंग मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स विच आर मूविंग
ओवर ए पुली। सो ए इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2, मतलब इसको सीधा भी आप याद कर सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए अगर इस तरह का केस दिया हुआ है तो हम इसको कैसे करेंगे, दोनों मास का डिफरेंस अपॉन दोनों मास का सम इंटू जी, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 जी। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द टेंशन। टेंशन के लिए क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड कर देते हैं, या तो ए की वैल्यू इसमें लिख दो, ठीक है, या इनको डिवाइड कर दो। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। सो t माइनस m1g अपॉन m2g माइनस t इज इक्वल टू m1a अपॉन m2a, ए से ही कैंसिल हो गया। तो सॉल्व करके क्या आ गया, ये सॉल्व करके स्टूडेंट्स अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सब टी वाली टर्म्स को इधर ले जाओगे तो टेंशन की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2. So this is how we have calculated the tension. So in case of the two blocks connected through a string and the string is wound over a pulley, we can calculate the acceleration of each block and tension in the string. So this is one part of our topic, connected motion. Okay, now the next part is contact forces between the blocks. सो स्टूडेंट्स दो ही बातें मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि स्ट्रिंग पुल करती है और सॉलिड बॉडीज इन कांटेक्ट एक दूसरे को पुश करते हैं। तो कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक, ये कंसेप्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप देखें कैसे, मान लो दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस और यहाँ पर मैंने तीन ब्लॉक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, M1 M2 M3। ऑलराइट, ये ध्यान से देखें आप, M1 M2 M3 तीन ब्लॉक को कनेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इसको F फोर्स लगा के खींच रहा हूँ या इधर से F फोर्स लगा के पुश कर रहा हूँ। F फोर्स हमने M3 पर लगाया, M3 M2 M1 एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। M3 M2 M1 एक दूसरे के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। M2 M3 M1 एक दूसरे के कांटेक्ट में है और F फोर्स हमने M3 पर लगाया। चूंकि ये कांटेक्ट में है तो ये पूरा सिस्टम चलेगा क्योंकि कांटेक्ट में। और कांटेक्ट में स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें, सॉलिड बॉडीज इन कांटेक्ट पुश ईच अदर। मान लो मैं बोर्ड के कांटेक्ट में हूँ तो बोर्ड मेरे को धक्का दे रहा है, मैं बोर्ड को दबाऊंगा तो बोर्ड मेरे को धक्का दे रहा है। आप चेयर पे बैठे हुए हो तो चेयर आपको खींच रही है कि चेयर आपको धक्का दे रही है, बताओ। चेयर आपको धक्का दे रही है। चेयर आपको अगर खींचती तो आप चेयर के नीचे चले जाते। ओके, सपोज यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, तो बताओ फ्लोर आपको धक्का दे रही है कि खींच रही है? फ्लोर आपको धक्का दे रही है। अगर फ्लोर आप, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि ग्राउंड ने, अर्थ ने, फ्लोर ने किसी को खींच लिया हो केवल एक बार को छोड़कर। एक बार ऐसा हुआ था, वो मैं आपको बातें बताऊंगा। जनरली क्या होता है, फ्लोर धक्का देती है। अगर फ्लोर आपको खींचती तो आप ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। अगर ये मैं दीवार को दबा रहा हूँ, बॉल को, अगर दीवार मेरे को खींचती तो मैं इस दीवार के पार चला जाता। दीवार मेरे को धक्का दे रही है। तो जब ये ब्लॉक, अब देखो M2 और M3 के बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, M2 M3 को धक्का देगा। कितने फोर्स से? मान लो ये F1 फोर्स है, ठीक है। या इसको ऐसा करते हैं, पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। M1 M2 पर कितना फोर्स लगा रहा है? F1। उतना ही फोर्स M2 भी M1 पर लगाएगा, दैट इज आल्सो F1। अब ध्यान देना, ये M1 और M2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स F1 है। M1 और M2 पर कितना फोर्स M1 लगा रहा है? F1। M2 भी उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। अब M2 M3 पर कितना लगा रहा है? मान लो F2, तो M2 भी M3 पर कितना लगाएगा? F2। और ये पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है? F। तो पूरे सिस्टम मान लो a एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो इसको करने का मेथड, मैं सिंपल आपको इक्वेशन बनानी सिखा रहा हूँ। आप इक्वेशंस बनानी सीख जाओगे तो फिर इक्वेशन को सॉल्व करना तो 9th-10th क्लास की बात रह जाएगी। अगर मैं M1 की बात करता हूँ, फॉर M1, क्या आप बता सकते हैं M1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं? M1 पर कॉन्टेक्ट फोर्स कितना लग रहा है? M1 पर M2 की वजह से इधर फोर्स लग रही है, ठीक है। और नेट फोर्स किसके इक्वल है? A के इक्वल है। तो ये किसके बराबर हो गया? F1 इज इक्वल टू M1A। ऑलराइट, हॉरिजॉन्टल कह रहा हूँ, फाइन। ये M2 M1 पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो F1 इज इक्वल टू M1A। अब अगर मैं बात करूँ M2 की, फॉर
M2 पर क्या हो रहा है, F1 इधर से लग रहा है और F2 इधर से लग रहा है, तो कितना हो गया, अब ये मान लो सिस्टम इधर जा रहा है तो कौन बड़ा हुआ, F1 बड़ा हुआ। सो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A। देखो इक्वेशन मैंने लिख दिया, M2 M1 पर इधर फोर्स लगा रहा है तो F1 इज इक्वल टू M1A, ठीक है। या M2 के लिए देखो इक्वेशंस, अगर मान लो सपोज हम पहले M2 के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, M1 का बाद में लिखेंगे, पहले अगर हम M2 के लिए इक्वेशंस लिख देते हैं तो F1 इधर से लग रही है, F2 इधर से लग रही है। M2 का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं फॉर M2, आप ये देखो, ये M2 है, ये इधर फोर्स लगा रहा है M1 और ये M3 इधर लगा रहा है और ये जा इधर रहा है, तो कौन बड़ा हुआ, F1 बड़ा हुआ, क्योंकि ये इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2 है। और अगर मैं M3 की बात करूं फॉर M3, तो M3 के लिए क्या हो जाएगा, M3 पर एक तो ये कैपिटल F फोर्स इधर लगी रही है और एक ये M3 पर F2 भी लग रही है इधर से और ये ए एक्सेलरेशन से इधर भी जा रहा है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर, F2 प्लस F इज इक्वल टू M3A। सो इस तरह से इक्वेशंस बना के, और इसका एक और मेथड ये है कि अगर हम इस 3 ब्लॉक के सिस्टम को सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, इफ़ वी कंसीडर ए सिंगल सिस्टम ऑफ दिस 3 ब्लॉक सिस्टम, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू, फिर ये हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने ब्लॉक है, मान लो इसके अंदर जितने भी ब्लॉक हैं उन सबका टोटल मास हमने ऐड कर दिया, कितना, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। सो एक्सेलरेशन कितना हो गया, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सो इस तरह से एक्सेलरेशन निकल आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे लिख के और यहाँ पे लिख के F1 और F2 की अलग अलग वैल्यू निकल आएंगी, क्योंकि F हमें गिवन होगा, एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, मास गिवन होंगे, F गिवन होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ F1 F2, तो कॉन्टैक्ट फोर्स F1 और F2 ब्लॉक्स के बीच में हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो इस थ्योरी की क्लास में आज हम इतना ही करते हैं, आगे आने वाली जो क्लास है उसमें हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।